हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। निर्मल वर्मा जी की कहानी अंधेरे में। बीच की 3 पगडंडियों को पार करके बानो आती थी। आते ही पूछती थी, कुछ पता चला? मेरा मन झूठ बोलने के लिए मचल उठता। सोचता, कह दूँ, हाँ पता चल गया, हम दिल्ली जा रहे हैं। लेकिन बानो झूठ ताड़ जाएगी, इसीलिए आंखें मूंदे रहता। बानो मेरे माथे पर हाथ रखती। जब उसका हाथ ठंडा लगता मैं जान जाता कि अभी बुखार है। जब गर्म लगता तो मन उल्लासित हो उठता। आंखें खोल कर पूछता, कैसा लगता है बानो? और बानो निराशा भरे स्वर में कहती, अभी तो कम है, लेकिन शाम तक ज़रूर चढ़ जाएगा। बानो समझती थी कि जब तक बुखार रहेगा हम उसके संग शिमले में ही रहेंगे। बुखार उतरने लगता तो उसे निराशा होती। जब कभी बानो की आहट मिल जाती मैं जानबूझकर पास रखे ठंडे पानी से अपना माथा रगड़ लेता। जब वह आती तो उसका हाथ अपने माथे पर रखकर पूछता, देख तो बानो, कितना ठंडा है। बानो गुमसुम सी खिड़की के बाहर देखती रहती। खिड़की के बाहर नीले जंगल है, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ है, पेड़ों के घने झुरमुट है। जब हवा का झोंका पर्दे को डुलाता हुआ भीतर आता है, दूर दिगंत की एक स्वप्निल सी खुशबू कमरे में बिखर जाती है। इन पहाड़ों के पीछे दिल्ली है ना बानो? मैं पूछता हूँ। बानो ने चुपचाप सिर हिला दिया। उसे दिल्ली की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कभी कभी मुझे उस पर काफ़ी तरस आता। उस बेचारी ने अब तक दिल्ली नहीं देखी थी। उसके अब्बा का दफ्तर 12 महीने शिमले में रहता था। मैं आज गई थी अपने घर, बानो ने कहा। जिस अपने घर का नाम सुनकर मैं सब कुछ भूल जाता था, आज उसके प्रति मेरे मन में कोई उत्सुकता नहीं जगी। मेरे आलूचे तुम ले लेना बानो। मैं आंखें मूंदे लेटा रहा। तुम्हारे गले सड़े आलूचे कौन खाएगा? जब दिल्ली जाओगे अपनी पोटली में बांध कर ले जाना। बानो खींच कर बाहर बरामदे में भाग गई। मुझे गुस्सा लगा, लेकिन बीमारी में गुस्सा भी टूटा फूटा आता है। कोई भी भाव अंत तक नहीं पहुंच पाता, बीच रास्ते में ही सूख जाता है। जब रोने को जी करता है तो रोना नहीं आता, आंखें ही बिफरी सी रह जाती है। जब खुशी होती है तो दिल तेज़ी से नहीं धड़कता, केवल होठ काँप कर रह जाते हैं। इन दिनों मेरे कमरे में आने से पहले बानो की तलाशी ली जाती थी कि कहीं वह खट्टे आलूचे और कच्ची खुबानियाँ लुक छिप कर भीतर न ले आए। उसके दुपट्टे के सिरे में नमक मिर्च की पूड़ियाँ बंधी रहती। बीमारी से पहले आलूचों को उनमें भिगोकर हम चटनी बनाया करते थे। बानो ने जिसे अभी अपने घर कहा था, वो पड़ोस में एक भूतहा मकान था जो 12 महीने खाली उजाड़ पड़ा रहता था। कहते थे वहाँ एक मेम ने अपने हाथों से अपने को जान से मार लिया था। उस मकान का एक कमरा गुसल खाने में खुलता था। वही मैं और बानो अपनी कच्ची पक्की खुबानियों और आलूचों का खजाना छिपा कर रखते थे। यह एक गुप्त व्यापार था जिसकी खबर अभी तक किसी तीसरे व्यक्ति के कान में नहीं पड़ी थी। बानो बाहर बरामदे में देर तक झूला झूलती रही। जब वो झूठा लेकर झूला ऊपर लाती, उसकी शलवार गुब्बारे सी फूल जाती है। झूले के ऊपर नीचे घूमता देखते हुए मेरी आंखें झपकने लगी। कब आँख लग गई याद नहीं आता। सपना आया था। दोपहर को सोते हुए जो सपना आता है वो मुझे हमेशा याद रहता है। दफ्तर से बाबू का टिफ़िन लेने के लिए चपरासी आया है। उसने हंसते हुए बताया है कि हम दिल्ली जा रहे हैं। भूतहा मकान के कमरे की खिड़की से बानो मेरे आलूचों को बाहर फेंक रही है और दूर पहाड़ियों में कालका शिमला की रेल में वही मेम बैठी है जिसने आत्महत्या की थी। बानो जो आलूचे बाहर फेंकती है, रेल के डिब्बे से वही मेम खिड़की से हाथ बाहर निकालकर उन्हें पकड़ती जा रही है। जब मेरी आँख खुली तो बानो कब की जा चुकी थी। शाम को माँ चाय लेकर आई तो मैंने पूछा, चपरासी आया था? माँ ने हैरान होकर कहा, हाँ आया था। क्यों, कुछ कहता था? मैंने पूछा। माँ ने कहा, नहीं, क्यों, क्या बात है? मैं कुछ नहीं बोला और तकिए के सहारे अधलेटा सा चाय पीने लगा। माँ ने थर्मामीटर लगा कर देखा, फिर झटक दिया। पहले मैं अपना बुखार पूछ लिया करता था, किंतु जब देखा कि माँ झूठ बताती है तो पूछना छोड़कर केवल उनके चेहरे को पढ़ने की कोशिश किया करता था। कभी कभी माँ मेरे गंभीर चेहरे को देखकर कहती,
जल्दी ठीक हो जाओ, फिर दिल्ली चलेंगे। वह इस निश्चल हल्के ढंग से कहती मानो ठीक होना मेरे बस की बात है, जैसे मैं जानबूझकर जिद किए हुए बीमार पड़ा हूँ और वह मुझे ठीक होने के लिए फुसला मना रही है। इससे मुझे गुस्सा आता और मैं करवट बदल कर खिड़की की ओर मुंह मोड़ लेता, किंतु उन्हें काफ़ी देर तक पता नहीं चलता कि मैं गुस्सा किए हुए हूँ। मैं अपने पाँव ऐंठ लेता, दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बंद कर लेता और दांतों को भींचता हुआ ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगता। माँ, जो खिड़की से बाहर देख रही होती, एकदम घबरा जाती। मेरे चेहरे को देखती, फिर एक ठंडी सांस लेकर मेरे सिरहाने बैठ जाती। न जाने मैं कैसे जान लेता कि वो मेरे अभिनय को भाप गई है, किंतु ऊपर से वह कुछ नहीं जतलाती। धीरे से अलमारी से कैडबरी चॉकलेट निकाल कर मेरे तकिए के नीचे रख देती। बाबू को मत बताना, उन्होंने मेरे बालों को अपनी उंगलियों से सहलाते हुए कहा। दूसरे क्षण वो मुझे भूल गई। उनकी उंगलियों के अनिश्चित अर्ध सोए स्पर्श से मुझे पता चल जाता कि वह स्वयं मुझसे कोसों दूर खो गई है। चॉकलेट जो मुझे दी है वो मुझे रिझाने नहीं, बल्कि मुझसे छुटकारा पाने के लिए, जिससे वह बिना किसी विघ्न बाधा के अपने में सिमटी रह सके। ऐसे क्षणों में मैं चुपचाप उनकी ओर देखता रहता। मैं नहीं जानती कि मैं उनकी ओर देख रहा हूँ। उनके चेहरे के बल ढीले पड़ जाते, सब उतार चढ़ाव मिट जाते और एक शून्य सी समतलता बिछ जाती। मुझे लगता जैसे उनकी आंखों में सूखी तपिश की गरमाई सी फैल गई है, किंतु दूसरे क्षण ही भ्रम होता है कि उनमें धुंधला सा गीलापन है जो चमक रहा है। मुझे अक्सर ये खुशफहमी होती है कि वो बीमारी के संबंध में सोच रही है। हालांकि भीतर ही भीतर मुझे मालूम था कि ऐसे क्षणों में उनके ख्यालों से मेरा दूर का भी वास्ता नहीं है। तब मैंने धीरे से उनके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। वह एकदम हड़बड़ा कर चौंक गई। मुझे लगा जैसे मैं उन्हें ज़बरदस्ती कहीं बहुत दूर से खींच लाया हूँ। वो मुझे कुछ देर तक घूरती रही, फिर अचानक मेरे होठों को चूम लिया। मैंने कमीज़ की बाह से अपने होठों को पोंछा। वो मुस्कुराने लगी। बच्ची, एक बात पूछूं? क्या? अगर मैं कहीं चली जाऊँ तो क्या तुम मुझे समझोगे? माँ अपलक एकटक मुझे देख रही है। क्या मैं भी तुम्हारे संग चलूँगा? न। उन्होंने सिर हिलाया। बाबू के संग जाओगी? न। फिर? मैं विस्मित सा उनकी ओर देखता रहा। वह हंसने लगी और संग पलंग पर लेट गई। मैंने अपने गाल उनके गालों से सटा लिए। माँ बहुत खूबसूरत है। घर में सब उनसे डरते हैं। मुझे कभी कभी काफ़ी आश्चर्य होता है कि उनमें कौन सी ऐसी बात है जो सबको आतंकित किए रहती है। वैसे डर मुझे भी लगता है उनकी आंखों से, जब वो मेरे पास बैठकर मुझे देखती है। मैं बहुत दिन पहले बाबू के संग उनके एक मित्र के घर गया था। वापस आते हुए हमें पहाड़ी नाले के संग संग ऊपर चढ़ना पड़ा था। ऊपर आकर हम पेड़ों के घने अंधेरे झुरमुट के बीच कुछ देर के लिए सुस्ताने खड़े हो गए थे। मैं उस जगह की वीरान चुप्पी से डर गया था। आज जब कभी मैं माँ की आंखों को देखता हूँ तो न जाने क्यों मुझे उस रात जंगल के झुरमुट का घना घना सा अंधेरा याद आ जाता है। संगे मरमर सी चिकनी सफ़ेद उनकी बाहें हैं, जिन्हें मैं शर्माते शर्माते छूता हूँ। वो अपने बालों को बहुत कसकर बांधती है, इसलिए उनका माथा इतना चौड़ा दिखाई देता है। बालों के बीचों बीच सीधी मांग है, जिसे देखकर अक्सर मैं उदास हो जाता हूँ। उनके कान बहुत छोटे छोटे हैं, गुड़िया के कानों से, जिन्हें वे अपने बालों के भीतर छिपाए रखती है। जब कभी वे मुझसे सटकर लेटी है तो मैं उनके कानों को बालों के भीतर से निकाल लेता हूँ। मुझे बानों की बात याद आती है और मेरे सारे शरीर में एक हल्की सी झुरझुरी फैलने लगती है। जिनके कान छोटे होते हैं, बानों ने एक दिन कहा था, वो लोग जल्दी मर जाते हैं। मैंने ये बात माँ को नहीं बताई है। सोचता हूँ जब वह मरने लगेगी तो कह दूंगा कि वह अपने छोटे छोटे कानों की वजह से ही मर रही है। कभी कभी मुझे लगता है कि उन्हें मेरी बीमारी की विशेष चिंता नहीं है। मुझे लगता है कि वो ये भी भूल जाती है कि मैं बीमार हूँ। एक दिन जब मैंने केक खाने की इच्छा प्रकट की तो उन्होंने बुआ अथवा बाबा की तरह मेरी नाजायज़ मांग का कोई विरोध नहीं किया। चुपचाप अलमारी से केक का एक टुकड़ा तश्तरी में रखकर मेरे सामने धर दिया और खुद आंखें मूंद कर कुर्सी पर लेटी रही। मुझे कुछ बुरा लगा
और केक खाने की मेरी इच्छा उसी क्षण मर गई। मुझे भय था कि कुछ भी खा लेने से बीमारी लंबी हो जाएगी और तब दिल्ली जाने का दिन और भी टल जाएगा। मुझे मालूम है माँ दिल्ली नहीं जाना चाहती। इसका कारण मुझे आज भी समझ में नहीं आता, किंतु एक बार उन्होंने ये बात बीरेन चाचा से कही थी। कभी कभी चोरी चुपके से मैं माँ के कमरे में जाता हूँ। पिछले कुछ महीनों से माँ और बाबू अलग अलग अपने अपने कमरे में सोते हैं। पहले मुझे ये बात कुछ अजीब सी लगी थी, किंतु कुछ चीज़ें हैं जिन्हें मैं किसी से नहीं पूछता। मन का एक कोना है जिसमें सबकी आंखों से छिपा कर उन्हें दबा लेता हूँ। माँ का कमरा छज्जे के अंतिम सिरे पर है। मुझे अपने कमरे से उनके कमरे की 2 खिड़कियाँ दिखाई देती है। खिड़कियों के बीच दीवार का छोटा सा टुकड़ा है जिस पर पत्तों की जालीदार छाया हर शाम सिमट आती है। कभी कभी खिड़की का नीला पर्दा उड़कर दीवार से चिपक जाता है, तब पत्तों की जाली दीवार से उठकर पर्दे पर मंडराने लगती है। खुली खिड़की से माँ का सिर दिखाई देता है। जब वह ज़रा सिर ऊपर उठाती है तो धूप में उनका जूड़ा सुनहरा सा होकर चमक उठता है। मैं समझ जाता हूँ माँ खिड़की के पास कुर्सी पर बैठी पढ़ रही है। मैं कई बार माँ के कमरे में गया हूँ। सोफे पर, उनके पलंग पर, तकिए के पास, पलंग के नीचे किताबें बिखरी रहती है। माँ को शायद बहुत कम नींद आती है। रात को अनेक बार मैंने उनके कमरे में बत्ती का प्रकाश देखा है। सोचता हूँ वो इन्हीं किताबों को पढ़ती रहती होंगी। एक बार मैंने कोई किताब खोली थी। उस पर छोटे छोटे टेढ़े नीले अक्षरों में बीरेन चाचा का नाम लिखा था। मैं मंत्रमुग्ध सा उन अक्षरों में खो गया था। बाद में वह नाम मैंने माँ के कमरे में रखी अनेक किताबों पर देखा था। मुझे बीरेन चाचा की छोटी सी कॉटेज याद आती है जहाँ एक दिन मैं माँ के संग गया था। एक बड़े कमरे में छत तक किताबें चुनी रखी थी। हर शेल्फ के नीचे छोटी छोटी सीढ़ियाँ खड़ी थी जिन पर चढ़कर किताबों को उतारना पड़ता था। दूसरे कमरे में टेढ़ी मेढ़ी बेडौल शक्लों के अजीब से चित्र टंगे थे जिन्हें देखकर मैं स्तंभित सा खड़ा रह गया था। बाबू बताते हैं कि लड़ाई से पहले बीरेन चाचा इन चित्रों को यूरोप में खरीदा था। मुझे बीरेन चाचा पर कभी अचंभा होता, कभी दया आती। वो 12 महीने सर्दी गर्मी में इस निर्जन अकेले मकान में कैसे रह पाते होंगे। बाबू के मित्रों में शायद बीरेन चाचा का स्थान सबसे अलग है। बाबू केवल उनके संग मेरे कमरे में चाय पीते हैं। उनके अन्य मित्र बाहर बैठक में बैठते हैं। जब वो आते हैं उस शाम मुझे जल्दी सोने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। देर तक मेरे कमरे में ही बातचीत होती है। मेरे लिए ये रातें बहुत सुखद होती है। एक शाम बीरेन चाचा जब हमारे घर आए तो उनकी वेशभूषा देखकर उन्हें एकदम नहीं पहचान सका। घुटनों तक लंबे बूट, एक कंधे पर खाकी थैला, दूसरे पर कैमरा और सिर पर 16 हेड। इस पोशाक में उनकी छोटी सी दाढ़ी बड़ी बेमेल और कृत्रिम सी लग रही थी। पैंट की दोनों जेबों में किताबें ठूस रखी थी। वो मेरे पलंग के पास आए और मुझसे हाथ मिलाया। वह मुझसे ऐसे पेश आते हैं जैसे मैं बीमार हूँ ही नहीं और न कभी मेरी तबीयत ही पूछते हैं। माँ पास की कुर्सी पर बैठी बुन रही थी। एक बार उन्होंने बीरेन चाचा को देखा और फिर सिर झुका लिया। उन्होंने बताया कि वह एक रात के लिए कुफरी जा रहे हैं, रेस्ट हाउस में ही ठहरेंगे और अगले दिन शाम तक वापस लौट आएंगे। कहते हैं रेस्ट हाउस का चौकीदार बड़ा काबिल आदमी है। वह पिछले 3 साल से कुफरी में रह रहा है। उसे शायद कुफरी के बारे में बहुत सी बातें मालूम होंगी, बीरेन चाचा ने कहा। माँ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान सिमट आई, मानो उनकी आंखों में बीरेन चाचा की बात रत्ती भर मूल्य नहीं रखती। इस तरह के इंटरव्यू तुम कितने बरसों से ले रहे हो? माँ ने आंखें झुकाए बुनते हुए कहा। ओह, तुम्हें विश्वास नहीं होता? लेकिन तुम्हें मेरे नोट्स देखने चाहिए। बीरेन चाचा की नीली आंखें चमक उठी। जब वह कभी अपनी किताब शिमला का इतिहास का जिक्र छेड़ते हैं, माँ ऐसे ही हंसती है। कभी कभी इस किताब के सिलसिले में खोज करते हुए अजीब चीज़ें मिल जाती है। कैसी चीज़ें बीरेन चाचा? मैं बीरेन चाचा की किताब के बारे में काफ़ी उत्सुकता दिखलाता हूँ। मुझे मालूम है इससे उन्हें काफ़ी प्रसन्नता होती है। एक बहुत पुरानी फ़ोटो मिली थी, किसी अंग्रेज़ ने ली होगी। क्या था फ़ोटो में? एक बार माँ की आंखें सलाइयों से ऊपर उठ जाती है। रेस कोर्स की भीड़ दिखाई गई है।
बहुत से लोग भीड़ में खो गए हैं। वह पवेलियन के पास छाता लिए खड़ी है, जबकि और सब लोगों की आंखें भागते हुए घोड़ों पर जमी हैं। वो गहरी उत्सुक आंखों से पीछे की ओर देख रही है। उसका इस तरह पीछे मुड़कर देखना मुझे काफ़ी अजीब सा लगा। बीरेन चाचा अचानक चुप हो गए। माँ के हाथों में सलाइयाँ चलती चलती ठहर गई। फोटो के नीचे लिखा था, एनेंडेल, शिमला, 1903। 50 साल गुजर गए और वह वैसे ही छाता लिए पीछे मुड़कर देख रही है। बीरेन चाचा धीरे से हंसने लगे, मानो उन्हें अपनी बात काफ़ी बेतुकी सी जान पड़ी है। माँ गुमसुम सी उनकी ओर देख रही है और मुझे आश्चर्य होता है कि बीरेन चाचा कभी कभी इस प्रकार की अर्थहीन सी बातें क्यों करते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि लोगों की अपेक्षा शहरों की कहानी लिखना बहुत कठिन है। मेरे पास शिमला के बारे में इतने पुराने फ़ोटो, नोट्स, किताबें, टूरिस्टों के यात्रा लेख जमा है, किंतु मुझे लगता है कि मैं किताब कभी नहीं लिख पाऊँगा। क्यों? माँ ने पूछा। शहर, हर शहर अपने में हमेशा इतना चुप जो रहता है। बीरेन चाचा उठ खड़े हुए, धीरे से उन्होंने मेरा हाथ छुआ। रास्ते में डॉक्टर मिले थे, कहते थे 2-4 दिनों में तुम घूमने फिरने लगोगे। उन्होंने तनिक झुक कर मुझसे कहा, जरा बैठ जाओ, देखो तुम्हारा फ़ोटो कैसा आता है। उन्होंने अपने कंधे से कैमरा उतार लिया। मेरा फ़ोटो लेने के बाद वो अपनी छड़ी उठाकर जाने लगे। कब वापस लौटोगे? माँ ने पहली बार सीधे उनकी ओर देखा। शायद कल शाम तक, कुछ देर के लिए आऊँगा। बीरेन चाचा जब माँ की ओर देखते हैं तो उनकी आंखें चौंधिया सी जाती है और वो अपना मुंह दूसरी ओर मोड़ लेते हैं। बीरेन चाचा, मैं बुरी तरह शर्मा रहा हूँ। क्या बच्चे? उन्होंने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। एक फ़ोटो मैं खींचूंगा। बीरेन चाचा ने मुस्कुराकर कैमरा मेरे हाथों में थमा दिया। माँ की ओर देखता हूँ। नहीं बच्चे, मेरा नहीं। माँ एकदम झुंझला सी उठती है। सिर्फ तुम नहीं, बीरेन चाचा भी रहेंगे, मैंने कहा। बीरेन चाचा का चेहरा क्षण भर के लिए म्लान सा उठा। वो माँ की ओर देखते हैं। माँ ने इस बार विरोध नहीं किया। वो कुर्सी से उठ खड़ी हुई। बच्चे, तुम बहुत ज़िद्दी हो, उन्होंने कहा। बीरेन चाचा, तुम जंगले के पास खड़े हो जाओ, वहाँ धूप आ रही है। और माँ, तुम इधर दाई तरफ। मैं पलंग से उतरकर दीवार के सहारे खड़ा हो गया हूँ। मेरा सिर चकरा रहा है, लेकिन फ़ोटो ठीक आता है। आज भी वो फ़ोटो मेरे पास है। कमरे में शाम का धुंधलका कब चुपके से घिर आया पता नहीं चला। बीरेन चाचा बहुत पहले जा चुके थे। माँ मेरे पलंग के पास कुर्सी पर बैठी है। जब से बीरेन चाचा गए हैं तब से वह वैसे ही चुपचाप बिना हिले डुले उस कुर्सी पर अधलेटी सी पड़ी है। मैं बत्ती नहीं जलाता। मुझे कमरे में अंधेरे का धीरे धीरे आना अच्छा लगता है। मेरी आंखों के सामने बहुत दिन पहले की एक शाम घूम जाती है। तब मैं बीमार नहीं पड़ा था। माँ उस समय मुझे बीरेन चाचा के घर ले गई थी। हमें देखकर बीरेन चाचा हैरान से हो गए थे। फाटक खोलकर वो माँ के सामने ठिठक गए। पोनो, तुम? एक क्षण के लिए वो खोए से खड़े रहे। पहली बार उन्होंने मेरे सामने माँ को उनके नाम से पुकारा था। उनके मुंह से माँ का नाम सुनकर मुझे बहुत अजीब सा लगा था। माँ हंसने लगी और न जाने क्यों मुझे माँ की वह हंसी अच्छी नहीं लगी। एक घुटा घुटा सा डर मेरे मन में समा गया। यूं ही सैर को निकले थे, सोचा तुमसे मिलते चले, माँ ने कहा। पहली बार मैंने माँ को झूठ बोलते देखा था। बीरेन चाचा की नीली आंखों में हल्का सा विस्मय गिराया। उन्होंने मेरी अंगुली पकड़ी और चुपचाप कॉटेज के भीतर चले आए। वही मैंने पहली बार उनकी लाइब्रेरी देखी थी। उन्होंने मुझे अपनी एल्बमों में शिमले की पहाड़ियों, घाटियों और झरनों के फ़ोटो दिखलाए, जो उन्होंने अपनी किताब के लिए जमा किए थे। मेज़ पर ढेर सी किताबों के पास हल्के रंग के शेड से ढका टेबल लैम्प जल रहा था। उन्होंने जब 2 चॉकलेटें मुझे दी तो मैं कुछ हैरान सा हो गया। उन्होंने हंसते हुए कहा, मेरे पास बहुत सी रखी है। बर्फ़ के दिनों में बाहर जाना नहीं होता, इसलिए जमा कर रखता हूँ। मैं क्षण भर उन्हें देखता रह जाता हूँ। बीरेन चाचा बाबू से कितने अलग है। उनमें वो तनाव,
बोझिल गंभीरता अथवा भारीपन नहीं है जो मैं बाबू में देखता हूँ। हर चीज पर उनका स्पर्श एक स्निग्ध कोमलता लिए रहता है। उनकी छोटी सी दाढ़ी के ऊपर जो आंखें हैं, उन्हें देखकर मुझे हमेशा लगता है जैसे वो धीमे धीमे कुछ कह रही हो, मानो जिस वस्तु पर वे टिक जाएगी वो अपने आप सवार निकल जाएगी। तुमने कभी बहुत पास से किसी पहाड़ी की चोटी पर बर्फ देखी है? उन्होंने मुझसे पूछा। मैंने सिर हिला दिया। वहाँ से बर्फ का रंग बिल्कुल नीला दिखता है। मैंने एक कलर्ड फ़ोटो लिया है। वह उस फोटो को लाने के लिए दूसरे कमरे में चले गए। मैं मेज़ पर रखे एल्बमों को उलटने पलटने लगा। हर फोटो में शिमले का कोई न कोई दृश्य था। ग्लेन, जाखू, चैटविक फॉल, मैंने इन सब स्थानों को आसानी से पहचान लिया। कुछ देर बाद जब बीरेन चाचा नहीं आए तो मैं ऊब गया। पास ही किताबों के शेल्फ पर छोटा सा एल्बम कोने में रखा था। मैंने उसे खोला और खोलते ही एक क्षण के लिए मुझे लगा ये चेहरा मैंने कहीं देखा है, किंतु दूसरे ही क्षण मेरी आंखें स्तब्ध सी स्थिर हो गई। फोटो माँ का था। क्या माँ कभी ऐसी थी? मेरे भीतर कहीं एक गहरा सा सांस उखड़ आया। वही चौड़ा सा माथा, किंतु उस पर छोटी सी बिंदी लगी थी जो माँ अब नहीं लगाती। दोनों चोटियाँ कंधे के नीचे लटक रही थी। पूरे स्लीव का स्वेटर पहन रखा था और बालों के भीतर वही छोटे छोटे कान छिपे थे। सहसा मुझे आभास हुआ कि इस चेहरे में कुछ ऐसा है जिसका मुझसे कोई संबंध नहीं, बाबू से कोई संबंध नहीं। फोटो माँ का था, लेकिन उसमें माँ कहाँ थी? अचानक मुझे वीरेन चाचा के पैरों की आहट सुनाई दी। न जाने मेरे भीतर क्या चोर छिपा था कि मैंने झटपट वो एल्बम किताबों में छिपा दिया। जब हम वापस लॉन में आए तो हल्का फीका फीका सा अंधेरा छाने लगा था। माँ शाल में दुबकी हुई पत्थर की बेंच पर बैठी थी। इतनी देर कहाँ लगा दी? उन्होंने मुझे खींचकर अपने सीने से सटा लिया। बीरेन चाचा माँ के पैरों के निकट घास पर बैठ गए। मेरी आंखें माँ के चेहरे पर टिकी रही, मानो मैं कुछ खोज रहा हूँ। माँ की आंखें, मुंह, माथा, हर चीज़ अलग अलग देखो तो वैसी ही थी, किंतु आपस में मिलाकर जो भाव बनता था वह उस चेहरे से बिल्कुल अलग था जो मैंने अभी कुछ देर पहले बीरेन चाचा के एल्बम में देखा था। जो अंतर है उसे समझ नहीं सकता, उस पर अंगुली नहीं रख पाता। वह कैसा भाव था जो किसी लंबी दूरी को हमारे पास ले आता है, लेकिन अपने को दूर ही रहने देता है। बच्चे, क्या बात है? माँ मेरे बालों को धीरे धीरे अपनी अंगुलियों में उलझाने लगी। मैंने सिर पिटाकर मुँह फेर लिया। माँ ने आगे कुछ नहीं पूछा। हम तीनों इसी तरह अपने अपने में सिमटे चुपचाप बैठे रहे। जब से हम आए थे बीरेन चाचा ने माँ से कोई बात नहीं की थी। मुझे शुरू शुरू में कुछ आश्चर्य सा हुआ था, किंतु मैंने उस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। लॉन पर नीला नीला सा अंधेरा गिराया। दूर पहाड़ियों के बीच छोटे छोटे जुगनुओं सी बत्तियां बिखरी थी और अंधेरे में पहाड़ियों के छिप जाने से लगता था कि आकाश बहुत नीचे सरक आया है। कभी कभी तो पता भी नहीं चलता कि तारों और बत्तियों में कौन सी बत्तियां और कौन से तारे हैं। बीमारी के दिनों में मुझे अक्सर ये शाम याद आ जाती है। हालांकि उस शाम कोई भी ऐसी बात नहीं हुई थी जिसे याद रखा जाता। जब हम वापस लौटने लगे तो बीरेन चाचा कुछ दूर हमारे संग आए थे। माँ के कहने पर कि हम खुद चले जाएंगे वापस मुड़ गए थे। मैं और माँ कुछ दूर ऊपर की सड़क पर चुपचाप चढ़ते रहे। मैं तेज़ कदमों से माँ के आगे आगे चल रहा था। कुछ दूर चलने के बाद सहसा मेरे पाँव ठिठक गए। मुझे लगा माँ मेरे पीछे नहीं आ रही है। मैं वापस मुड़कर पीछे की ओर चलने लगा। अंधेरे में मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। कुछ दूर नीचे उतर कर अचानक मेरे पाँव रुक गए। मैं अंधेरे में आंखें फाड़ता हुआ हतबुद्धि सा खड़ा रहा। माँ सड़क के मोड़ पर खड़ी थी, किनारे पर लगी तार पर झुकी हुई। उनकी साड़ी का आंचल हवा से उड़कर कंधे पर आ गिरा था। अपने में बिल्कुल खोई हुई सी वो अपलक नीचे देख रही थी। उतराई के नीचे थी वीरेन चाचा की कॉटेज, जो शाम के धुंधलके में बिल्कुल सूनी और निर्जन दिखाई दे रही थी। लाइब्रेरी की खिड़की से आती हुई मध्यम सी प्रकाश रेखा में लॉन की घास झिलमिला रही थी।
कुछ देर तक शाम के झुटपुटे में हम बिल्कुल खामोश खड़े रहे। फिर माँ अचानक आगे मुड़कर चलने लगी। उनकी चाल इतनी धीमी थी कि एक क्षण मुझे लगा मानो वो सोते हुए चल रही हो। वह मेरे पास आई, आंखें ऊपर उठाकर एक लंबे क्षण तक अपनी आकुल विवश निगाहों से मुझे निहारती रही। फिर झपट कर उन्होंने मुझे अपने पास घसीट लिया और बार बार अपने ठंडे सूखे होठों से मुझे चूमने लगी। कुछ दिनों बाद एक सुबह मुझे अपना मुंह का स्वाद अच्छा सा लगा। अंगों में एक हल्की सी स्फूर्ति का आभास हुआ। पहले मैं धूप से बचने के लिए खिड़की बंद किए रहता था। अंधेरे कमरे में आंखें मूंद कर लेटना भला लगता था। अब मैंने खिड़की खोलकर पर्दों को उठा दिया। बाहर की गर्म ऊनी धूप मेरे पलंग को चारों ओर से घेर लेती है। मैं बिस्तर से उतरकर मेज़ के सहारे खड़ा हो जाता हूँ। सिर पहले की तरह नहीं चकराता। मैं पायदान की ओर कदम बढ़ाता हूँ। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार अपने आप चलना सीखा हो। मैं चुपके से बाहर बरामदे में आ जाता हूँ। कुछ दूर पर बुआ गीली धोती काट के जंगले में सुखा रही है। मैं उनकी आग बचाकर बाबू के कमरे के पीछे वाले छज्जे पर चला जाता हूँ। कमरे के दरवाजे और खिड़कियाँ बंद है। भीतर के लाल पर्दे नीचे गिरे हुए हैं। जब माँ मौसी के घर चली जाती है तो बाबू उस कमरे को बंद कर देते हैं। अपनी सारी चीज़ें ऊपर छत पर स्टडी में ले जाते हैं और रात को वही सोते हैं। छज्जा निपट सुना है। नीचे आउट हाउस के क्वार्टरों की छतों के चौड़े नीले टीन के पटरों पर बढ़िया चमक रही है, जो पहाड़ी खानसामा की औरत हीरा ने सुखाने रख छोड़ी है। सामने मदरसे के छोटे से मैदान में लड़के बस्ता घुमाते हुए चार चार की पात में खड़े नकियाते अलसाए स्वर में प्रार्थना कर रहे हैं। पे आई है दुआ बन के तमन्ना तेरी। उनकी तीखी रूखी आवाज़ को सुनकर जब मैं ऊब जाता हूँ तो मेरी आंखें खड़ के ऊपर मीम के उस रहस्यमय बंगले पर टिक जाती है जहाँ हम कच्चे अलूचे छिपा कर रखते थे। उससे ज़रा दूर पेड़ों और झाड़ियों से घिरी हुई एक पगडंडी सांप की तरह बल खाती हुई बानों के मकान के उबड़ खाबड़ अहाते में जाकर गुम हो गई है। मैं अपने कमरे से बाबू की पुरानी छड़ी ले आया हूँ, जिसके सिरे पर मैंने माँ की लाल साड़ी का चिथड़ा बांध रखा है। मैं जंगल से बाहर गर्दन निकाल कर छड़ी को हवा में दाएं बाएं घुमाता हूँ। लाल रेशम की झंडी हवा में फरफराती है। बानों ने मेरी लाल झंडी को देख लिया है। उसने हाथ उठाकर कुछ कहा है जिसे मैं कुछ भी सुन समझ नहीं पाता। ये मेरा और बानों का पुराना और प्रिय खेल है। हमारे और उसके मकान के बीच ढलान पर कई कोठियाँ और दुकानें हैं, किंतु ऊंचाई पर होने के कारण हम एक दूसरे को छज्जे से देख पाते हैं। हालांकि हम चाहे कितना भी चिल्लाकर क्यों न बोले, एक दूसरे की बात नहीं सुन पाते। इसलिए इशारों से बात करने के लिए मैं बाबू की छड़ी से सिग्नल का उपयोग करता हूँ। बानो अपनी अम्मी को भीतर से बरामदे में खींच लाई है। अम्मी ने हाथ उठाकर मुझे बुलाया है। अम्मी मुझे इतनी दूर से नहीं देख पाती, फिर भी मैं शर्मा जाता हूँ और छड़ी को बरामदे में फेंक कर अपने कमरे में भाग जाता हूँ। कमरे की देहरी पर सहसा मेरे पाँव ठिठक गए। बाबू का स्वर सुनाई दिया। नौकर ने आकर बताया कि बाबू अपने कमरे में मुझे बुलाते हैं। मेरे दिल में खुशी की लहर सी दौड़ गई। ऐसा बहुत कम होता है कि बाबू मुझे अपने कमरे में बुलाकर मुझसे बातें करे। अक्सर वो हालचाल पूछने मेरे कमरे में ही आ जाते हैं। मैं झटपट अपने नाखून दांतों से काट लेता हूँ, क्योंकि बाबू हमेशा सबसे पहले मेरे दोनों हाथों को देखते हैं। आँखों को गीले तौलियों से पोंछ लेता हूँ और हाथों को मुंह पर रखकर फूंक मारता हूँ और फिर उन्हें सूंघता हूँ, ये देखने के लिए कि मुंह साफ है या नहीं। फिर शीशे में मुंह देखकर कंघी करता हूँ। माँ के न होने से पिछले कुछ दिनों से मुझे ये सब काम खुद करने पड़ते हैं और जब कंधे से अपने बालों को झड़ता हुआ देखता हूँ तो न जाने क्यों मुझे अपने ऊपर गहरी सी दया आने लगती है और मेरी आंखों में आंसू भर जाते हैं। ड्राइंग रूम, जिसे उन दिनों हम हॉल कहते थे क्योंकि वह हमारे घर का सबसे बड़ा कमरा था, कि कालीन पर पैरों की आहट नहीं होती। फिर भी मैं बहुत हौले हौले दबे पाँव से बाबू के कमरे की ओर जाता हूँ। सुबह में ठीक था, किंतु अब सिर चकराता है, मानो कनपटियों से धुएं की दो लकीरें ऊपर उठती हुई सिर के बीचों बीच मिलने की चेष्टा कर रही हो और बीच में रुई का एक घुटा घुटा सा बादल इन दोनों के बीच में आकर अड़ गया हो। मैं उन कमरे की देहरी पर खड़ा हूँ।
पर्दों के रिंग हाथ लगाने से धीरे धीरे बजते हैं और बिना मेरी ओर देखे मुझे भीतर बुलाते हैं। मैं और आगे खिसक आता हूँ। बाबू के कमरे को पहचानना कितना आसान है। सिगार के धुएं की गर्म गर्म सी गंध चारों ओर फैली, गहरी बोझिल सी चुप्पी, एक अजीब धुंधली सी रोशनी जो दिन और रात दोनों समय एक सी रहती है, और एक खट्टी और भीनी सी बू जो मेरी दवा की बू से मिलती हुई भी कहीं दूर जाकर उससे अलग हो जाती है। उसके बारे में मैं कभी तय नहीं कर पाता कि वो मुझे अच्छी लगती है या बुरी। लगता है वो बू नहीं है, महज एक हल्का सा रंग है जो बाबा के कमरे की हवा में तिरता रहता है। बाहर क्या कर रहे थे? मैं उनकी आवाज़ पहचानता हूँ। उसमें गुस्सा नहीं है। बानों को देख रहा था और मैं सकुचाकर चुप हो जाता हूँ। बाबू, उनकी आंखें ऊपर उठाई। आज मैं ठीक हूँ, बुखार नहीं है। बाबू ने मेरे दोनों हाथों को अपनी गोद में रख लिया। अभी कुछ दिन तुम्हें बिस्तर पर लेटना होगा। उन्होंने मेरे हाथ को एक दूसरे के ऊपर रख दिया और उन्हें अपने खुरदरे बालों से भरे हाथों में समेट लिया। बाबू, हम दिल्ली कब जा रहे हैं? जब कभी मुझे उनसे बात करने का मौका मिलता है, मैं हर बार उनसे ये प्रश्न करता हूँ। उन्होंने सिगार को मुंह से निकाल कर अंगुलियों में थाम लिया। वो कुछ देर तक चुपचाप दीवार के बेल बूटों वाले कागज़ को देखते रहे, मानो उस पर कुछ लिखा है जिसे वो बड़े गौर से पढ़ रहे हो। बच्चे, तुम्हें डर तो नहीं लगता? डर? मैं विस्मित सा होकर उनकी ओर देखने लगा। उनकी आंखें दीवार से उतरकर मुझ पर टिक गई। माँ घर में नहीं है, शायद इसलिए। लेकिन वो तो कुछ दिनों में आ जाएगी। मैं चाहता था कि बाबू मेरी बात का समर्थन करे, किंतु वो चुपचाप मेरी ओर देखते रहे। हाँ, वो आएगी। बाबू का स्वर इतना धीमा, इतना सोया सा था, मानो वह यह बात मुझसे न कहकर अपने से कह रहे हो। बच्चे, क्या बाबू, तुम क्या उन्हें देखना चाहोगे? बाबू का स्वर एकदम भारी सा हो गया। उनका यह प्रश्न मुझे काफ़ी विचित्र और निरर्थक सा लगा था। सोचा कह दूँ, हाँ, उनके पास जाऊंगा, और दूसरे ही क्षण मुझे लगा कि बाबू मुझसे इस उत्तर की आशा नहीं कर रहे हैं, जैसे वह सच जानते हुए भी जानबूझकर मुझसे झूठ कहलवाना चाह रहे हो। मैंने नहीं में सिर हिला दिया। हैरत भरी दृष्टि से वो मुझे देखते रहे। फिर धीरे से उन्होंने मेरे हाथों को अपनी गोद से हटा दिया। अच्छा, अब अपने कमरे में जाओ। अभी 2-3 दिन तक बाहर खेलने मत जाना। वो कुर्सी से उठ खड़े हुए और मेरी ओर से मुंह मोड़कर खिड़की से बाहर देखने लगे। कुछ देर तक मैं वहाँ चुपचाप खड़ा रहा। मेरे मन में अचानक बाबू के प्रति भीगी भीगी सी सहानुभूति उमड़ने लगी। माँ के संग मेरा संबंध अधिक सहज और सीधा था। बाबू के संग जो संकोच और तनाव रहता है, वह माँ के संग बिल्कुल नहीं है। वह कोई भी प्रतिवाद किए बिना मेरी हर फरमाइश को चुपचाप मान लेती है, किंतु इतना सब करने पर भी वह मुझसे हमेशा दूर रहती है। कभी न मिटने वाला एक अलगाव बनाए रखती है। उनके सामने मुझे लगता है कि मैं एक बहुत ही छोटा, बेडौल और निरर्थक सा प्राणी बन गया हूँ। किंतु बाबू की बात दूसरी है। मैं उनसे डरता हूँ। कोई भी फरमाइश करते समय मेरा दिल धड़कने लगता है। कभी खुलकर उनसे मैंने अपने मन की बात नहीं की। इसके बावजूद वो मुझे अपने अधिक निकट और जाने पहचाने लगते हैं। कुछ ऐसा है जो हम दोनों को माँ से अलग कर देता है। इसलिए माँ को चाहते हुए भी उन पर कभी सहानुभूति नहीं होती, और बाबू से डरते हुए भी उन्हें देखकर कभी कभी मेरे भीतर कुछ रुआ सा हो जाता है। बाबू ने पीछे मुड़कर मुझे देखा और एक टक देखते रहे। मुझे लगा जैसे वो कुछ देर के लिए मेरी उपस्थिति बिल्कुल भूल गए थे और अब सहसा मुझे अपने सम्मुख देखकर समझ न पा रहे हो कि मैं कौन हूँ, उनके कमरे में कैसे खड़ा हूँ। मैं कमरे से बाहर चला आया। कुछ देर तक बड़े कमरे की दीवार से सटकर बाबू के कमरे की देहरी पर खड़ा रहा। सोचा था बाबू बाहर आकर मुझसे कुछ कहेंगे, किंतु ये मेरा भ्रम था। उनके कमरे में सिर्फ सन्नाटा था, एक घना गहरा सा सन्नाटा जो हमारे सारे घर पर घिराया था। और तब उस क्षण मुझे लगा कि मैं बहुत अकेला हूँ। बाबू भी अपने में बहुत अकेले हैं। माँ के बिना हर कमरा साय साय सा करता प्रतीत होता है। मैं दीवार से सटकर आंखें मूंद लेता हूँ। जिस दिन माँ मौसी के घर मुझसे मिले बिना चली गई, उससे एक दिन पहले आधी रात को मेरी आँख खुल गई थी।
कमरे में अंधेरा था। हवा से खिड़की का पर्दा मेरे तकिए के ऊपर ज़ोर ज़ोर से फड़फड़ा उठता था। कुछ देर तक मेरे मन में एक अजीब सा भ्रम मंडराता रहा। मुझे लगा कि इस कमरे में जहाँ मैं लेटा हूँ, हर चीज़ अपने पुराने स्थान को छोड़कर नए कोनों में उठाई है। मुझे लगा कि जो खिड़की मेरे बाईं ओर होती थी, वह अंधेरे में चुपचाप खिसक कर बिल्कुल मेरे सामने आ गई है। मेरे पलंग से 2 गज की दूरी पर जहाँ पहले दीवार थी, वहाँ दरवाज़ा सिमट आया है। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। उसके भीतर से बाबू के कमरे की रोशनी थर्मामीटर की चमकते हुए पारे की रेखा सी फर्श पर खिंचाई थी। इतनी महीन, इतनी म्लान, मानो हाथ से छूते ही टूट जाएगी, चारों ओर पानी सी बिखर जाएगी। अचानक वो दरवाज़ा 2 बड़े बड़े काले पंखों सा फड़फड़ाता हुआ खुल गया। प्रकाश की पतली सी रेखा फर्श पर तेजी से लपकती हुई सामने की दीवार पर चढ़ गई। दरवाजे के पीछे छोटे से गलियारे में कोई ज़ोर ज़ोर से हाँफ रहा था। पहले क्षण मुझे लगा कि दरवाज़ा हवा के झोंके से खुल गया है और माँ उसे बंद करने आई है, किंतु कुछ देर तक कोई भीतर नहीं आया। दरवाजे के पीछे गलियारे में उखड़ी हुई सांसों का एक हल्का सा बवंडर उठता था और फिर दब जाता था। कुछ सहमे हुए शब्द सुनाई देते थे, कभी दूर से, इतनी दूर से कि शब्दों की बजाय आहट ही मुझ तक पहुंच पाती थी, कभी पास से, इतने पास से मानो कोई मेरे कानों में फुसफुसा रहा हो। नहीं, तुम भीतर नहीं जाओगी। मैंने बाबू का स्वर पहचान लिया। एक पतली सी चीख चमकीले कांच के टुकड़े सी अंधेरे को चीर गई। माँ को क्या हो गया है? वह इस अजीब ढंग से क्यों चीख रही है? छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो, छोड़ दो। पोनो, तुम भीतर नहीं जाओगी। कौन हो तुम मुझे रोकने वाले? छी, शर्म नहीं आती? पोनो, वो सो रहा है, इस तरह मत चिल्लाओ। मैं चिल्लाऊंगी नहीं, मुझे भीतर जाने दो। नहीं, इस वक्त नहीं। तुम समझते हो मैं पागल हूँ? उसे सब कुछ बता दूंगी। पोनो, अपने कमरे में चलो, यहाँ मैं कुछ नहीं सुनूंगा। इस वक्त तुम होश में नहीं हो। किंतु बाबू अपनी बात पूरी नहीं कह पाए। बीच में ही किसी ने झपट कर पर्दा हटा दिया। गलियारे की रोशनी में मेरा बिस्तर चमक उठा। पलंग और खिड़की के बीच की दीवार अंधेरे से बाहर निकल आई। मैंने देखा, संगमरमर सी सफ़ेद 2 बाहें पर्दे के बाहर हवा में फैली है। पीछे एक छाया है, भूखी फटी फटी सी 2 आंखें हैं। पर्दे को नोचती हुई लंबी पतली कांपती अंगुलियां है और बिजली में चमचमाती नाक की लौंग जो बार बार फड़फड़ाते होठों के ऊपर तारी सी टिकी है। ये सब कुछ मैंने एक छोटे से क्षण में देखा था। दूसरे क्षण में मुझे लगा मानो पर्दा अपनी जगह वापस खींच लिया गया हो। सिर्फ एक भर्राई सी आवाज़ सुनाई दे जाती है जो ऊपर उठने से पहले ही दबा दी जाती है, मानी किसी ने अपने हाथ से उसे भींच रखा हो। तब जो मैंने सुना उस पर एकाएक विश्वास नहीं हो पाया। मुझे लगा पर्दे के पीछे कोई धीरे धीरे हंस रहा है। नहीं, ये माँ नहीं हो सकती। माँ को जब भी कभी फीट आता है तो केवल उनके दांत खटखटाते हैं। मैं उन्हें इतने विचित्र ढंग से हंसते हुए कभी नहीं सुना। फिर भी मैं जानता था कि ये माँ की ही आवाज़ है। मैं आगे कुछ भी नहीं सुन पाता। लगता है मानो कमरे का अंधेरा कमरे से अलग होकर एक मैले चिथड़े की तरह मेरी आंखों के चारों ओर घूम रहा है। संगमरमर सी सफ़ेद 2 बाहें काली झील से ऊपर उठी है, कातर सी होकर मुझे बुलाती है, बार बार अपनी ओर खींचती है। उस रात देर तक मैं बिस्तर पर बैठा बैठा कांपता रहा। एक अजीब सी आवाज़ हवा के संग खिड़की से भीतर आती थी और मेरे चेहरे को छूती, सहलाती और धीरे धीरे हंसने लगती थी। बानो टेरेस के नीचे गिरी हुई खुबानियाँ बीन रही है। बानो, मैं हौले से कहता हूँ, बानो। शिमले की एक दोपहर, जब मैं टेरेस पर लेटा हूँ। बीमारी के बाद के दिन हैं। अब हमें कोई नहीं पूछता, सब निश्चिंत से हो गए हैं। बाबू अब मेरे कमरे में हर शाम नहीं आते। वीरेन चाचा एक लंबे अरसे से दिखाई नहीं दिए। मेरे ठीक होने पर अगर दुख है तो शायद बानी को। मैं अगर बीमार बना रहता तो दिल्ली जाने के दिन टलते रहते।
टेरेस के पीछे दो छोटी छोटी पहाड़ियाँ खुली हुई कैंची की तरह आकाश की ओर उठी है। उनके बीच पेड़ों की लंबी श्रृंखला दूर तक चली गई है। जब कभी कालका जाने वाली ट्रेन वहाँ से गुजरती है तो धुएं की एक लट आकाश के चेहरे पर उड़ जाती है। बानो, हम दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली? इस एक शब्द में कितनी स्मृतियाँ छिपी है। शिमला, कालका की साफ सी बलखाती टेढ़ी मेढ़ी लाइन, लंबी लंबी अंधेरी सुरंगें और रेल के डिब्बे की खिड़की से बाहर हवा में फिसलती तारें। शाम हो जाती और मैं ऊँघ जाता। माँ कंधा झिंझोड़ कर जगाती। बच्चा उठो। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठता। बाहर अंधेरे मैदान में दूर दूर तक कालका की झिलमिल सी रोशनियों को देखकर लगता मानो देर से तारे आकाश से उतरकर ज़मीन पर बिखर गए हो। बानो सीढ़ियाँ चढ़कर कब टेरेस पर आ गई मुझे पता नहीं लगा। उसने अपनी फ्रॉक को ऊपर उठाकर झोला बना लिया है जिसमें ठसाठस खुबानियाँ भरी है। नंगे पेट के चारों ओर जांघिए के नेफे के निशान जहाँ तहाँ छोटी छोटी मछलियों से उभर आए हैं। वह फ्रॉक नीचे करके खुबानियाँ बिखेर देती है। कच्ची पक्की खुबानियाँ हैं, हरी पीली कुछ लाल। लो खाओ। वो एक पकी हुई पीले रंग की खुबानी मेरे आगे कर देती है। सिर हिला दिया। बाबू ने बाहर की कोई भी चीज़ खाने से मना किया है। ये कच्ची नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा। किंतु उसने मेरी स्वीकृति की प्रतीक्षा नहीं की और जो खुबानी वो मुझे दे रही थी उसे निश्चिंत होकर खुद खाने लगी। खाने को खुबानी खा लेता। बाबू का तो बहाना है, असली कारण दूसरा है जो कोई नहीं जानता। बानो बेचारी तो बिल्कुल नहीं जानती। जब से बुखार उतरा है मुझे लगता है जैसे मैं सब लोगों से भिन्न हूँ, अलग हूँ। कमज़ोरी के कारण जब कभी सिर चकराता है, पाँव कांपते हैं तो अच्छा लगता है। मन में अजीब सी खुशी होती है, अपने पर गर्व होता है। लगता है मुझ में एक अद्भुत परिवर्तन हो गया है और मैं असाधारण हूँ। पहले बीमारी से पहले, माँ के मौसी के घर जाने से पहले मेरा अपना घेरा था जिसमें बानो और माँ, बीरेन चाचा और बाबू सब कोई थे। न मालूम बीमारी के इस लंबे अरसे में कौन सा क्षण आया था जब ये घेरा टूट गया। पिछले कुछ दिनों से मैं जिस चीज़ को जैसे देखता हूँ वैसे शायद कोई नहीं देखता। पहले मैं हर चीज़ को दूसरों की आंखों से देखता था और निश्चिंतता थी। अब उनके पीछे एक रहस्य है, डर है जो मेरा अपना है और जिसे कोई नहीं जानता। टेरेस के पास पवेलियन की छत पर खटखटाहट होती है। लगता है जैसे टपाटप बूंदें गिर रही हो। मैं जंगले के बाहर हाथ निकाल कर देखता हूँ। बारिश नहीं है, केवल कुछ पहाड़ी चिड़िया है जो छत पर एक कोने से दूसरे कोने तक फुदक फुदक कर उड़ती है। बानो खुबानी को गाल के भीतर लट्टू की तरह घुमाती है। उसका कहना है कि इस तरह मुंह का सारा थूक खुबानी के भीतर जाकर रस बन जाता है। दिल्ली जाना पक्का हो क्या? माँ आ जाए तब। कहाँ गई है तुम्हारी माँ? मौसी के घर। तुम्हें पक्का मालूम है कि वह मौसी के घर गई है? बानो ने रहस्य भरी आंखों से मेरी ओर देखा। मैं विस्मय से बानो की ओर देखता हूँ। क्या बात है बानो? कुछ नहीं, ऐसे ही पूछा था। बानो ने थूक में भी खुबानी को होठों पर रगड़ते हुए कहा। अम्मी ने मना किया है, कहा है तुमसे कुछ न कहूँ। मैं चुपचाप लापरवाही से मुस्कुराता हूँ। बानो पर मुझे बेहद गुस्सा है। मुझे जब बहुत गुस्सा आता है तो मैं हमेशा मुस्कुराता हूँ ताकि कोई यह न समझ सके कि मेरा मन इतना कच्चा और छोटा है। सुरमई रंग के बादल नीचे झुके आ रहे हैं। टेरेस के पीछे पहाड़ियाँ काली भूरी सी हो गई है। जब कभी बादलों की ओर से सूरज का मुंह बाहर निकलता है तो पतली दुबली छायाएं पूर्व से पश्चिम की ओर भागने लगती है। टेरेस पर चारों ओर आसपास अब सन्नाटा है। बरसों पहले एक मीम यहाँ रहती थी। उसके मर जाने के बाद अब यहाँ कोई नहीं रहता। 12 महीने गर्मी सर्दी कमरे में बंद रहते हैं। बरामदा और उसके आगे लंबा गलियारा सूना पड़ा रहता है। हम गेस्ट हाउस के पिछवाड़े की सीढ़ियाँ चढ़कर पवेलियन पर चोरी चुपके चले जाते हैं और वही एक कोने में अपने आलूचे और खुबानियों का खजाना जमा करते हैं। कौन सी बात है जो बानो मुझसे छिपा रही है? क्या सचमुच उसकी अम्मी ने मना किया है या वह सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए बहका रही है? मैं टेरेस पर लेटे लेटे अधमुंदी आंखों से अपने घर की छत देखता हूँ। दाईं ओर छज्जे के सिरे पर माँ के कमरे की खिड़की दिखाई देती है। माँ जब घर में नहीं होती तो वो हमेशा बंद रहती है।
वह अभी तक वापस क्यों नहीं लौटी? मौसी के घर वह इतने दिन कभी नहीं रही थी। क्या वो जानती है कि मैं अब चल फिर लेता हूँ और बाबू ने मुझे अब यहाँ मीम के बूते मकान तक आने की अनुमति दे दी है? उस रात से मैंने उन्हें नहीं देखा जब वह चीखती हुई मेरे कमरे तक आई थी और बाबू ने उन्हें भीतर आने से रोक दिया था। मैं निश्चय नहीं कर पाता कि क्या ऐसा सचमुच हुआ था या मैंने सिर्फ कोई सपना देखा है। दिल्ली पहाड़ों के ऊपर है या नीचे? बानो ने पूछा। दिल्ली मैदान में है, वहाँ जाने के लिए नीचे उतरना पड़ता है। मैंने सुनी सुनाई बातें बड़े गर्व से कह दी। बानो ने अविश्वास भरी दृष्टि से मुझे देखा। नीचे तो एननडेल का मैदान है और उसके नीचे खड्ड है। दिल्ली क्या खड्ड के नीचे है? बानो कभी दिल्ली नहीं गई। मुझे उस पर हमेशा तरस आता है। मैं उसकी जिज्ञासा को शांत करने का कोई प्रयत्न नहीं करता और लापरवाही से सिर फेर लेता हूँ। बानो ने खुबानियों की गुठलियाँ पवेलियन के पीछे गेस्ट रूम में फेंक दी और वही कुछ देर तक दरवाजे से सट कर खड़ी रही। हवा से खुबानी के पेड़ की शाखाएं छतों तक झुकती है। खुबानियाँ झरती है, कुछ ज़मीन पर, कुछ पवेलियन की छत पर। खटखट। दोपहर और शाम के बीच सारा शिमला चुप हो जाता है। बस केवल खुबानियों की खटखट आवाज़ पहाड़ी हवा में गूंजती है। बानो ने हाथ के इशारे से मुझे अपने पास बुलाया है। गेस्ट रूम के दरवाजे का एक शीशा टूटा हुआ था। उसी में अपना सिर डालकर वह कमरे के भीतर झाँक रही थी। उसके सिर के ऊपर जो ज़रा सी खाली जगह बच गई थी, वही मैंने खींचतान करके अपना सिर अड़ा दिया। कमरा बिल्कुल खाली था। दीवार के बेल बूटेदार कागज़ों का रंग फीका पड़ गया था। छत के कोने में मकड़ी का जाला धीरे धीरे झूल रहा था। बासी हवा की गंध चारों ओर फैली थी। फर्श के बीचों बीच मैली सी रोशनी जम गई थी, जो कभी पीली हो जाती थी, कभी फीकी फीकी सी सफ़ेद। कमरे के धुंधलके में यह सफ़ेद धब्बा बड़ा अजीब और भयावह सा लग रहा था। वो ये मेम यहाँ रहती होगी, बानो ने धीमे स्वर में कहा, और शायद यही मरी होगी, मैंने कहा, और मेरे सारे शरीर में एक हल्की सी झुरझुरी फैल गई। मुझे लगा सामने दीवार के कटे फटे उखड़े पलस्तर पर एक बेडौल सा चेहरा उभर आया है, जिसके जबड़े खुले हैं, फटी फटी सी आंखें हैं और जो मेरी ओर देखता हुआ हंस रहा है। मुझे लगता है कि वो चेहरा उस मीम का रहा होगा जो बरसों पहले उस कमरे में न जाने क्यों अपने आप मर गई थी। और वह हंसी उस रात जैसे दरवाजे के पीछे माँ हंस रही थी। टूटे हुए शीशे के भीतर झांकता हुआ मेरा चेहरा बानों के सिर पर टिका है। मेरे मुंह के ज़रा नीचे बानों के अखरोटी रंग के बाल है। उन बालों की गंध पानी में भीगी मिट्टी की गंध से मिलती है। बालों के बीच छोटी सी मांग है, माँ की मांग जैसी, किंतु माँ की मांग ज़रा लंबी थी और हमेशा बहुत उदास दिखती थी। बानो, मेरे होठों पर सफ़ेद कागज़ सा थूक जम गया। क्या? अम्मी ने क्या तुमसे माँ के बारे में कुछ कहा था? तुमसे क्या? बानो ने ढीठ बनकर कहा। हवा चलने से सूने खाली मकान के दरवाजे खड़खड़ा उठते हैं। फर्श पर सिमटा हुआ सफ़ेद धब्बा धीरे धीरे सरक रहा है। बानो, जब मैं बीमार था तो कभी कभी बड़ा अजीब सा लगता था। कैसा बच्ची? लगता था जैसे मैं कभी माँ की तरह हूँ, जैसे उनकी कोई बात मुझ में भी है। कैसी बात जिसे सब छिपाते हैं? बानो का सिर सहर जाता है। एक सफ़ेद साया है बानो, जैसे बर्फ से लिपटी हो। वह अंधेरे में भी चमकती है और संगे मरमर से सफ़ेद उसके हाथ है, जो हमेशा हवा में खुले रहते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि पीछे से चुपचाप आकर उसने मुझे अपने में ओढ़ लिया है और मैं अपने से ही अलग हो गया हूँ। सच बानो, लगता है जैसे मैं अपने से ही अलग हो गया हूँ। मुझे लगा कि बानो पत्ते सी काँप रही है। भय से उसकी आंखें फैल गई है। मैं हंसने लगता हूँ। डर गई बानो? बानो चुप है। उसकी गर्म सांस मेरे सूखे होठों को छूती है। बानो, सच, मैं तुम्हें बहका रहा था। जो मैंने कहा वो बिल्कुल झूठ है। बानो कुछ नहीं कहती। वो दरवाजे को छोड़कर तेज़ी से टेरेस की सीढ़ियाँ उतरने लगती है। बानो, मैंने 1-2 बार उसे बुलाया, किंतु उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बूंदें आती है, पवेलियन की छत टप टप करती है और मैं समझ नहीं पाता कि मेरे गालों पर जो बूंदें हैं वे बादलों से आई है या पहले से ही वहाँ थी।
घर का सामान बांधा जा चुका है। संदूकों, थैलों और बिस्तरों पर लेबल चिपकाए जा रहे हैं, जिन पर मोटी मोटी सूखियों में शिमला, दिल्ली और उसके नीचे बाबू का नाम लिखा है। घर में बड़ी चहल पहल मची है। नौकर, जमादार, कुली और बाबू के दफ्तर के चपरासी सब इधर से उधर भागते हुए दिखाई देते हैं। माँ ऊपर वाले कमरे में है। वह इस बार कुछ काम नहीं कर रही। उनकी तबीयत शायद ठीक नहीं है। बाबू ने मुझे उनके पास जाने से मना किया है। जब से वो मौसी के घर से आई है, मैंने उन्हें नहीं देखा। वो शायद रात को आई थी, जब मैं सो रहा था। सब अपने काम में जुटे थे। मैं ही अकेला एक ऐसा था जिसे कोई काम नहीं था। कभी छज्जे में जाता था, कभी बरामदे में, किंतु हर जगह अपनी व्यर्थता महसूस होती थी। खाली खाली से कमरे, नंगी दीवारें, कोनों में कूड़े के ढेर। मेरा दम घुटने सा लगा और मैं बाबू की आग बचाकर बाहर चला आया। पगडंडी से उतरकर मैं खड्ड के ऊपर वाले नाले के किनारे किनारे चलने लगा। कभी कभी खड्ड के भीतर कोई बड़ा मोटा सा गेला मिल जाता तो उसे उठाकर जेब में रख लेता। रेल की खिड़की से मैं इन गेलों को छोटे छोटे तालाबों में फेंका करता था। जब दोनों जेबें भर चुकी तो देखा कि मैं घर से काफ़ी दूर निकल आया हूँ। सूरज ढलने लगा था। हालांकि दूर की पहाड़ियों पर धूप अब भी थकी मांदी सी रेंग रही थी। मैं बीच रास्ते में मुड़ गया और एक छोटी सी पगडंडी से घर की ओर चलने लगा। कुछ दूर चला होऊंगा कि अचानक पाँव ठिठक गए। दाईं और नीचे की तरफ बीरेन चाचा की कॉटेज दिखाई दे रही थी। पेड़ों के झुरमुट में चारों ओर झाड़ झंकार से घिरे उस घर को देखकर मुझे सहसा वो शाम याद आ गई जब मैं माँ के संग यहाँ आया था। माँ भूली सी खोई सी नीचे देख रही थी और मैं चुपचाप उनके पीछे खड़ा था। जब से माँ मौसी के घर गई थी, बीरेन चाचा हमारे घर नहीं आए थे। एक बार उनके बारे में बाबू से पूछा था, किंतु बाबू का चेहरा इतना कठोर, इतना भावहीन सा हो आया था कि आगे उनसे कुछ भी पूछने का साहस नहीं हुआ। ढलती धूप में कॉटेज की ढलुआ लाल छत चमक रही थी। मैं धीरे धीरे सड़क के किनारे लगी तार के संग नीचे उतरने लगा। फाटक खुला है। मैं दबे कदमों से भीतर चला आया हूँ। हवा आती है तो लॉन की घास पर छोटी बड़ी सिलवटें पड़ जाती है। झाड़ियों की सरसराहट आसपास की नीरवता को और भी अधिक घना बना देती है। लॉन के किनारे वही पत्थर की बेंच है जहाँ उस दिन माँ बैठी थी। सोचता हूँ वापस लौट जाऊँ, लेकिन पाँव बजरे की सड़क पर बंधे से खड़े रह जाते हैं। दरवाज़ा खटखटाता हूँ धीरे धीरे। बीरेन चाचा, बीरेन चाचा। मुझे अपनी आवाज़ उस अकेली निस्तब्ध कॉटेज में गूंजती सी सुनाई देती है। लगता है ये कोई अजनबी आवाज़ है जो मेरी आवाज़ के पीछे पीछे दौड़ रही है। बच्चे भीतर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। वीरेन चाचा का स्वर सुनाई दिया। मेरे पाँव देहरी के भीतर जाते ही एक क्षण के लिए रुक गए। टेबल लैम्प का मध्यम प्रकाश मेज़ पर बिखरे कागज़ों किताबों पर गिर रहा है। 1-2 मिनट तक मैं बेवकूफ़ सा देहरी पर खड़ा रहा और तब सहसा आभास हुआ कि कमरा खाली नहीं है। कोने में इजी चेयर पर बीरेन चाचा बैठे थे। जहाँ वो बैठे थे वहाँ अंधेरा था, इसलिए कमरे में घुसते ही वो मुझे एकदम दिखाई नहीं पड़े थे। उन्होंने मुझे अपने पलंग पर बैठने के लिए कहा और अपनी कुर्सी मेरे नज़दीक खींच ली। इतनी दूर अकेले आए हो? उन्होंने मेरे हाथ को अपने हाथ में ले लिया और मुस्कुराने लगे। मेरी आंखें अनायास अपने निकर की फुली हुई जेबों पर टिक गई। संकोच से मेरा मुंह लाल हो गया। क्या भर रखा है इनमें? गेले है? मैंने चुपचाप सिर हिला दिया। क्या करोगे इनका? रेल के लिए। बीरेन चाचा की प्रश्न भरी दृष्टि मुझ पर टिक गई और तब सहसा मुझे ख्याल आया कि बीरेन चाचा को कुछ भी नहीं मालूम है। मुझे भीतर ही भीतर बहुत खुशी हुई कि मैं पहला व्यक्ति हूँ जिससे उन्हें ये खबर मिलेगी। बीरेन चाचा, आज रात हम दिल्ली जा रहे हैं। कुछ देर तक अपलक मेरी ओर देखते रहे, मानो उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। फिर वो कुर्सी से उठे और मेरी ओर कोई ध्यान दिए बिना खिड़की से बाहर देखने लगे। कुछ देर तक कमरे में घुटा घुटा सा सन्नाटा छाया रहा। मुझे लगा मानो बीरेन चाचा को ये बात पहले से ही मालूम थी। तभी शायद उन्होंने कोई कौतूहल नहीं दिखाया। तभी वह खिड़की से मुड़े। भूरी दाढ़ी के ऊपर उनकी नीली आंखें चमक रही थी।
तुमने उस दिन जो फ़ोटो लिया था वो धुल गया है, देखोगे? उन्होंने अलमारी से एक छोटा सा लिफाफा निकाल कर मेरे हाथ में रख दिया। तुम्हारा हाथ बहुत सदा हुआ है, फ़ोटो बिल्कुल साफ आया है। मैंने फ़ोटो निकाला और मुझे लगा मानो बहुत अरसे पहले की एक घड़ी जिसे मैं बिल्कुल भूल चुका था मेरी आंखों के सामने हूबहू वैसी ही वापस लौट आई है। छज्जे के पीछे जंगले पर माँ की साड़ी सूख रही है। उसके पीछे पहाड़ियों की धुंधली सी रेखा है, बिजली के तार है, कोने में सिमटा आकाश का एक टुकड़ा है। आगे के हिस्से में बीरेन चाचा जंगले से सटे खड़े हैं। उनकी एक बाह माँ की साड़ी से छू भर गई है और माँ न जाने क्यों उनकी आंखें मून सी गई है। दोनों होठ मरी हुई तितली के परों के समान अध खुले से रह गए हैं, मानो वे कुछ कहते कहते अचानक रुक गए हो। मैं न जाने कितनी देर तक फ़ोटो निहारता रहा। अचानक ध्यान आया कि मुझे बहुत देर हो गई है। स्टेशन जाने का समय पास सरक आया था। बाबू देर से मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। मैं झटपट पलंग से उतर आया। अच्छा बीरेन चाचा, मुझे आगे और कुछ नहीं कहा गया। बीरेन चाचा ने मुझे देखा, एकटक देखते रहे, फिर धीरे से मेरे पास आए, अपने हाथों से मेरे बालों को छुआ और धीरे से मेरे माथे को चूम लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस रात माँ ने मुझे चूमा था। उन्होंने दरवाज़ा खोला और हम बाहर बरामदे में आ गए। मैं तुम्हारे संग चलूँ? तुम्हें डर तो नहीं लगेगा? मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया। मुझे घर का रास्ता मालूम था। कुछ देर तक हम बरामदे में चुपचाप खड़े रहे। बच्चे, बीरेन चाचा का स्वर सुनकर मैं चौंक सा गया। मैंने उनकी ओर देखा। माँ ने एक किताब मांगी थी, मुझे याद नहीं रहा। वह झिझकते हुए चुप हो गए। आप मुझे दे दीजिए, मैं दे दूँगा। किताब देते हुए मुझे लगा मानो वो कुछ कहना चाह रहे हैं, किंतु वह चुप रहे और मैं तेज़ी से फाटक की ओर चल पड़ा। कॉटेज बहुत पीछे छूट गई है। मैं एक संकरी सी सुनसान सड़क पर चल रहा हूँ। सामने पहाड़ी के ऊपर पेड़ों की एक लंबी कतार चली गई है। उसके पीछे डूबते सूरज की पीली गुलाबी सोनाली छायाएं आकाश पर खिंचाई है। चारों ओर एक हल्की हरी सी धुंध फैल गई है। घर से कुछ दूर मैं लैम्प पोस्ट के नीचे खड़ा हो गया और किताब खोल कर देखने लगा। मैंने देखा पन्नों के बीच में वही फ़ोटो वाला लिफाफा रखा था। किताब बहुत पुरानी थी, आज भी उसके जर्द भुरभुरे पन्ने याद आते हैं। फ्लावेज लेटर्स टू जॉर्ज सा। उन दिनों न मैं फ्लावे को जानता था न जॉर्ज सा को। बरसों बाद जब मैंने उसे पढ़ा तो माँ नहीं थी और बीरेन चाचा एक लंबे अरसे से इटली में जाकर बस गए थे। किंतु उस दिन मेरे लिए उस पुस्तक का कोई महत्व नहीं था। उसे हाथ में लिए देर तक अंधेरे में खड़ा रहा। अपने घर से ऊपर वाले कमरे की ओर देखता रहा। माँ के कमरे की खिड़की बंद थी। सफ़ेद पीली रोशनी खिड़की के शीशे पर बूझी बूझी सी झिलमिला रही थी। वो शिमला में हमारी आखिरी शाम थी। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और इसी तरह की और भी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।